नीचे वाला पका हुआ है और ऊपर देखिए फूल आना शुरू हो गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन तीन का आपको विशेष ध्यान रखना होगा बार बार निरंतर रूप से, तभी आप सफल कर पाओगे। सीधी भाषा में बताएं तो मेहनत बढ़ेगी, खर्चा घटेगा। आज का जो युवा है वो शहरों की तरफ भाग रहा है, नौकरी की तरफ भाग रहा है। वो बताता है मेरे कितना पौधे में कितना पानी गया, और पपीता कम पानी फसल है। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के टाइम पे अगर हम खेती से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें परंपरागत खेती से अलग हट करके कुछ नया करना होगा। जैसा कि इन किसान भाइयों ने यहाँ पे शानदार पपीता की खेती कर रखी है। ये किसान भाई पहले जॉब करते थे, इन्होंने जॉब को छोड़ा, उसके बाद में इन्होंने खेती स्टार्ट कर दी। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर पपीता की खेती से इन्होंने कितना प्रॉफिट अब से पहले कमा लिया है, कितने क्षेत्र में पपीता की खेती इन्होंने कर रखी है, इसमें कौन कौन से चैलेंज नए किसान भाई को आ सकते हैं, कितना खर्चा करना पड़ता है, कितना प्रॉफिट हो जाता है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हरित अग्नि फार्म दौसा राजस्थान में। जी सर जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मैं श्याम शर्मा, ग्राम पोस्ट खड़वा, तहसील लासोड़, जिला दौसा, और हरित अग्नि फार्म पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सर जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले तो वो बता दें किसान भाइयों। देखिए, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में लॉ ग्रेजुएट हूँ। उसके पश्चात मैंने भारतीय बीमा निगम में नौकरी की है। करीब कितने साल तक नौकरी की आपने? मैंने 2010 से 2018 तक नौकरी की है। करीब 8 साल तक नौकरी 8 साल नौकरी की है। तो 8 साल तक आपने जीवन बीमा में नौकरी करने के बाद में कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे आप खेती में डाइवर्ट हुए, थोड़ा वो भी बता दें। देखो, मन शुरू से प्रकृति के साथ रहने, जुड़कर रहने का था, कहीं एक लगाव था इस प्रकृति से, इस माँ से। कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरेशी, मातृभूमि से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है इस धरा पर। तो शुरू से मन था खेतों की ओर चलने का, खेतों की ओर लौटने का, और मन में एक पीड़ा भी थी शुरू से ही ना, कि आज का जो युवा है वो शहरों की तरफ भाग रहा है, नौकरी की तरफ भाग रहा है। तो मन में ये पीड़ा भी थी कि केवल जहां हमारी पूरी विश्व आबादी, पूरी हिंदुस्तान की आबादी का हम 1% से भी कम नौकरियां दे पा रहे हैं, तो क्या हम सभी का जीवन यापन उस नौकरी भरोसे कर पाएंगे? तो था कि कुछ ऐसा करके दिखा पाए समाज को और देश के युवाओं को, जिससे कि वो जो आज गांव छोड़ करके भाग रहे हैं, खेतों को छोड़ के भाग रहे हैं, तो वो वापस पुनः लौट करके गांव की तरफ चले आए। जी जी जी। तो सर जी, किसी भी सक्सेसफुल किसान की एक स्टोरी जरूर होती है, खासकर मोटिवेशन की। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, और शुरुआत में आपने कौन कौन सी खेती से स्टार्ट की? देखिए, मैंने शुरुआत तो वही परंपरागत खेती, जो गेहूं, जो चना, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, गंवार, इन्हीं से शुरू किया था। और पुरखी भी करते हैं। एक्चुअली मैं शुरू से ही कृषि परिवार में मेरा जन्म हुआ है, वहीं से मेरा जुड़ाव रहा है, वही देखते हम चले आ रहे थे। तो मोटिवेशन तो यूँ था कि भाई खेत जो है, आज का युवा खेत छोड़ के क्यों भाग रहा है, ये एक बड़ा चिंता विषय, जहाँ देश की शुरू से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही है। जी जी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि हम लोग खेती छोड़कर भाग रहे हैं? तो एक मोटिवेशन ये भी था, और विभिन्न माध्यमों से, सरकारी माध्यमों से भी, प्राइवेट माध्यमों से भी, और किसानों माध्यमों से भी, बाजार के माध्यम से मुझे काफी मोटिवेशन मिला। आप जैसे लोगों ने मुझे काफी मोटिवेट किया इन चीजों के लिए। तो वो मोटिवेशन लगातार अनुभव मुझे मिलता रहता है। जी। तो सर जी, अब जानना चाहूंगा करीब करीब कितने क्षेत्र का फार्म बना हुआ, कितने एकड़ में बना रखा आपने फार्म अपना? मेरा लगभग, अगर 2 एकड़ में आप इसको बात करें तो लगभग 15 एकड़ के आसपास का मेरा फार्म अभी वर्तमान में समय में है। जी। तो सर जी, इस वीडियो में अपन पपीते की खेती के बारे में बात करना चाहेंगे। पपीते की खेती कितने क्षेत्र में कर रखी है आपने? मैंने पपीते की खेती लगभग 0.75 हेक्टेयर, 3 बीघा पक्का। 3 बीघा पक्का। जी। अगर एकड़ की बात करते हैं, करीब 2 एकड़ के आसपास। हाँ, 2 एकड़ के आसपास। जी। तो 2 एकड़ में जैसे आपने पपीता की खेती करने का मन बनाया, तो सबसे पहले क्या क्या काम किया आपने? खेत की तैयारी वगैरह, गड्ढा खोदना, क्या कुछ करना होता है शुरुआत में? देखिए, मैंने मेरे जो पौधे लगाए थे फरवरी माह में लगाए थे। तो फरवरी मार्च में जो मैंने पौधे लगाया, तो मार्च में इन खेतों में मेरे सरसों थी। जी जी। तो अमूमन सामान्यतः हमारा किसान क्या करता है कि जो खेतों में फसलों के अवशेष होते हैं उनको जला देता है। मेरे इन खेतों में सरसों खेत थे, तो मैंने जो सरसों की हार्वेस्टिंग हो चुकी थी, सरसों कटाई हो गई थी, उसके पश्चात मैंने उन जो सरसों के जो अवशेष थे बचे हुए, मैंने उनको जलाया नहीं। मैंने जो है रोटावेटर मेरे पास था, मैंने खेत में जुताई की, पहले पास लगाई, फिर जुताई की, और फिर मैंने उसमें रोटावेटर चलाया। तो
पहला मैंने कार्य किया खेत को साफ करने का। साफ करने का। उसके पश्चात जो है मैंने खेतों में 2 बाय 2 के गड्ढे का निर्माण किया, गहराई भी 2 फीट, चौड़ाई भी 2 फीट। और उन खड्डों में जो निर्धारित मेरे मात्रा थी उर्वरक की और कीटनाशकों की और फंगिसाइड की, वो मैंने मात्रा उसमें मिक्सर मिलाया जैविक तरीके से। सर जी करीब एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में कितनी दूरी? लगभग 8 फीट से। 8 फीट जी। तो सर जी इसमें एक किसान भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजन में भी रहते हैं और कमेंट भी कर रहे थे बार बार कि सर आप अगर नर्सरी तैयार करें अपने खेत में तो ज्यादा बेटर रहेगा या फिर कहीं से परचेज करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा? देखिए, इसमें मेरा मानना है नर्सरी जो होती है ना, पौधशाला कर दी है, बस विकसित पौधशाला है तो ही आप पौध तैयार करें, क्योंकि पपीता की पौध तैयार करना थोड़ा सा दुष्कर कार्य है। क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं अभी पौध का समय हो चुका है, अभी ठंड और पाले का समय है। आप खुले फील्ड में करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अत्यधिक ठंड में आप कैसे करेंगे जी। जब मौसम अनुकूल हो तभी कर पाएंगे, लेकिन तब तक आप लेट हो जाएंगे काफी। तो कोशिश ये करें अगर जाकर विकसित पौधशाला है तो ही काम करें, अन्यथा बाजार से पौध जहाँ कर सकते हैं पौधा जहाँ मिल जाए वहां से आप अच्छी क्वालिटी का पौधा आप ले। जी। करीब 2 एकड़ में कितने पौधे लगा रखे हैं आपने? लगभग ये 800 के आसपास पौधे हैं मेरे पास। 800 के आसपास जी। तो आपने नर्सरी तैयार की या फिर कहीं से परचेज किया? मेरे पास ऐसे आपको पता है मेरा पॉली हाउस और पौधशाला भी मेरे वर्तमान समय में, मैंने खुद से मेरे पौधशाला में ही पौधे तैयार किए थे। तो अपनी वैरायटी कौन सी अगर बताना चाहें तो वो बता दें। आइस बेबी है, ग्रीन बेबी है, रेड लेडी 786 है। अच्छा। 3-4 वैरायटीज मुख्यतः जो है। तो सर जी जैसे मान लो अपन ने खेत की तैयारी कर दी, आप जिस हिसाब से बता रहे हैं गड्ढे खुदाई भी किसान भाई ने कर दी, लेकिन आपका एक खास चीज मैंने देखी, आप जैविक तरीके से सभी खेती करते हैं, तो शायद आपने इनमें भी जैविक खाद का ही उपयोग किया होगा। हाँ बिल्कुल ना, जैसे आप 10 दिन पहले पूरे खड्डे की खुदाई कर लीजिए, 10 दिन उसको खुला छोड़ दीजिए। खुला छोड़ करके उसके पश्चात आप उसमें अच्छे से जो जैविक मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, आपका नीम केक है, आपका रंडी की खली है, आपके और दूसरे जो मैन्योर है, उनको ढंग से मिक्सअप करिए। मिक्सअप करके उसको आप बूर दीजिए 60-40 के रेशियो में। जी जी जी। मिट्टी का 60% और मैन्योर का 40%। उसको करके आप उसको फिल कर दीजिए। फिल करने के पश्चात फिर जहाँ से आपने पौधे तैयार किए वो पौधे ले आए अपने, और पौधों को आप लगा दें। उसके पश्चात अपना ड्रिप या जो भी आप जिस भी माध्यम से सिंचाई करना चाहें उस माध्यम से सिंचाई करिए। शुरुआत में ड्रिप इरिगेशन सही रहेगा या फिर खुला पानी देना सही? देखो, ड्रिप मैं कहता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन इज द बेस्ट इरिगेशन ना, क्योंकि आप उसमें आपका सारा कंट्रोल आ जाता है, खाद का, पानी का। आपको पता होता है मेरे कितना पौधे में कितना पानी गया। और पपीता कम पानी फसल है। मैं कई किसानों को मेरा फोन आता रहता है, मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूँ कि पपीता जो है कम पानी फसल है, इसको बहुत पानी की आवश्यकता होती नहीं है। अगर सर जी प्लांटेशन की बात करते हैं तो शुरुआत में प्लांटेशन के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, सामान्यतः 2 समय में अपने प्लांटेशन किया जाता है, एक फरवरी माह में और अगस्त सितंबर में। आपने कौन से महीने में प्लांटेशन? मेरा कुछ अगस्त सितंबर का, कुछ फरवरी का, दोनों ही, क्योंकि कुछ पौधे मेरे मर गए थे शुरुआत में ना, तो फरवरी में लगाए थे, पर कुछ मर गए थे, मैंने उसको अगस्त और अगस्त सितंबर में मैंने उनको पुनः पौधारोपण किया। करीब कितने साल के हो चुके अपने पौधे? लगभग 1.5 साल का पौधा आपको नजर आ रहा है। 1.5 साल। जी। तो जैसे मान लो सर जी प्लांटेशन अपन ने कर दिया, कोई मुख्य चीजें प्लांटेशन करने के बाद में किसान भाई सावधानियां क्या बरत सकता है? पानी कितनी देर तक चलाए? कोई ड्रिप से भी आप खास खाद चलाते हो ग्रोथ के लिए, तो वो भी बता दें एक बार। देखिए, मैं एक किसान में बहुत बड़ी, एक तो जो खेत का चुनाव जो करे ना वो बड़ा विशेष है, उसमें पानी कभी नहीं भरना चाहिए। अगर जिन खेतों में पानी भरता होगा उन खेतों में पपीता का, जैसे आप देख पाते हैं मेरे खेत निचले हैं, उनमें मैंने पपीता नहीं लगाई। ऊपरी जो हिस्से हैं खेत के वहीं मैंने पपीता लगाई है। तो जिन खेतों में पानी का भराव अधिक होता है वहां पर आप पपीता का पौधारोपण ना करें। दूसरी बात ये, ड्रिप पे जो चलानी है वो भी बहुत नजदीक रख के, जैसे तना है तने से दूर, जो आप देख पा रहे हैं तने के ऊपर मैंने मिट्टी लगा रखी है। तो क्योंकि पपीते में तना गलन की विशेष बीमारी आती है, पौधे के तने के पास अगर पानी रहेगा तो वो कभी पनप नहीं पाएगा। जी जी जी। कम समय पे मतलब पानी की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं होती है, कम पानी में अच्छी फसल आप ले सकते हैं। और तने से ड्रिप को दूर रखें। तो कोई ड्रिप से अगर खाद वगैरह चलाते हो आप, जैविक खाद, तो भी बता दे। वो सर समय समय पे, जब जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है, दशपर्णी है, कई प्रकार के जो है, वर्मी वाश जो है आपका, और वर्मी कंपोस्ट का जो एक्सट्रैक्ट है, इन सभी का हम निरंतर रूप से प्रयोग करते रहते हैं ड्रिप के माध्यम से। हाँ, ह्यूमिक है, जिब्रेलिक है, आपका माइक्रोराइज है, उन सभी का जो समय पर, जिस समय पर पौधा मांग कर रहा था उसको निरंतर रूप से काम में लेते रहते हैं। तो सर जी कोई स्प्रे वगैरह की आवश्यकता होती है? हाँ देखो, स्प्रे तो भाई कीटनाशकों स्प्रे तो करना पड़ेगा, फंगस का स्प्रे तो करना पड़ेगा। हम इसमें बोडो पेस्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, और कीटनाशकों में जो भी आपके दशपर्णी है, नीमर्क है, और विभिन्न प्रकार के जो हम जैविक कीटनाशक तैयार करते हैं उनका समय समय में स्प्रे करते रहते हैं। जी। तो सर जी एक कैलकुलेशन जरूर बताना चाहेंगे किसान भाइयों को, क्योंकि किसान भाई काफी ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, यार जैविक करें तो इसमें ज्यादा खर्चा आता है कि जैसे रासायनिक तरीके से करें तो उसमें ज्यादा खर्चा आता है।
देखो जैविक में श्रम बढ़ जाता है, खर्चा घट जाता है। श्रम का खर्चा बढ़ता है, मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि अभी आप जो भी जैविक मैन्योर तैयार करेंगे तो उसमें आपका श्रम की लागत बढ़ेगी। लेकिन चूंकि आप बाजार से कुछ नहीं ला रहे हैं, अब मुख्यतः से नीम है, आँख है, धतूरा है, या आपका जो भी अनादर जो चीजें हैं वो सब कहीं ना कहीं फार्म पे आपको उपलब्ध हो जाती है मुफ्त में। जैविक में आधी चीजें तो आपके गोबर से ही बन जाती है। गोबर, वही कह रहा हूँ, गोबर है, गौमूत्र है, इसके अलावा और भी कई सारे पादप है जिनसे कीटनाशी, जैसे आपका अरडू है, मतलब बहुत सारे पादप है। 10 में 10 तरह के आपको पत्तों को प्रयोग करने होते हैं आपको, तो उन सभी का प्रयोग, तो आपका खर्चा वैसे घटता है पर श्रम बढ़ता है। बिल्कुल सीधी भाषा में बताएं तो मेहनत बढ़ेगी, खर्चा घटेगा। लेकिन एक बात भी मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा किसानों से कि सस्टेनेबिलिटी, अगर स्थायी खेती करना है तो जैविक आपको अपनानी ही होगी। जैविक खेती का कोई निचोड़, कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, कोई मुख्य समस्या या बीमारी आपके सामने अब तक आई हो? देखो पपीता में मुख्य समस्या एक तो तनागलन है, एक मोजेक वायरस है, एक लीफ कर्ल है। अच्छा, इन 3 का आपको विशेष ध्यान रखना होगा बार बार निरंतर रूप से, तभी आप सफल कर पाओगे। तो सर जी, एक खास चीज और देख रहे हैं हम आपके पपीता में, आपने यहाँ पे इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर रखी है, गोभी लगा रखी है। जैसे आप देखिए 10 पौधे से दूरी 8 फुट है, पंक्ति से पंक्ति दूरी 10 फीट है। जब इस बीच की दूरी का ये हमारे लिए अनुपजाऊ, मतलब बेकार जमीन क्यों छोड़ना है, जहाँ आज जोते करते चली जा रही है एक तरफ तो, और एक तरफ जो है हमारे खाद्यान्न की अनुपलब्धता बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने इंटरक्रॉपिंग से मेरी आमदनी को मैंने बढ़ाया कहीं ना कहीं। मुझे जैसे पपीता तो फल आप देख ही पा रहे हैं, अच्छा खासा मुझे मिल रहा है। उसके साथ ही अगर मैं इंटरक्रॉपिंग में कंदवर्ग की जो फसल ले रहा हूँ तो उससे मुझे उनका उत्पादन भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो सर जी, कितनी बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं पपीता की आप? पपीता पूरे 12 महीने फल देने वाला पौधा है। पूरा 12 महीने चलता है। आप देखते हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला पका हुआ है, ये नीचे वाला पका हुआ है और ऊपर देखिए फूल आना शुरू हो गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये अनवरत और निरंतर चलने वाला कार्य है, ये हमेशा आपको एक निरंतर आमदनी है आपके पास। जो फल पक जाए उसको लेते रहो, आप लेते रहो, सेल करते रहो। जी जी जी। तो करीब कितने साल तक देता रहता है रेड लेडी? देखो जलवायु का कोई समस्या खड़ी ना हो, क्योंकि किसान के लिए जलवायु बड़ी समस्या है, प्राकृतिक बड़ी समस्या है, वो ना हो तो ठीक ठीक 2 से 3 साल तक फल दे जाता है, पपीता दे जाता है। और एक एवरेज आइडिया लेना चाहूँ आपसे, एक पौधे से कितने किलो पपीता ले सकते हैं अपन एक बार में? अगर पौधा स्वस्थ हो और वही जलवायु वाली बात, तो 70-80 किलो माल आपको मिल जाता है पूरे जीवन काल में। हाँ, एक पपीता एक जीवन काल में। एक जीवन काल में जी। तो सर जी, एक बार आपने हार्वेस्ट कर दिया माल, क्या रेट मिला आपको? देखो जैविक है, मैं एक बात कहता हूँ, बहुत अच्छा सम्मान मिलता है बाजार से। ग्राहक फोन करते हैं, मैं फोन नहीं करता, ये वास्तविकता है। जी जी। कीमत की बात तो क्या कहूँ आपको, एक वो बड़ा सम्मान मुझे हमेशा से मिला है कि ग्राहक मुझे फोन करेगा। सुबह 5 बजे फोन करना शुरू कर देते हैं, भाई पपीता आज बाजार में आएगा नहीं आएगा। तो ग्राहक आपको ढूंढता है, आपको ग्राहक नहीं ढूंढने। जी जी। बस बशर्ते कि आपकी ईमानदारी और आप काम करिए और स्वाद आपकी पहचान अपने आप बना देगा बाजार। 1 साल का अगर कैलकुलेशन लगाना चाहें अपन, अब तक करीब कितना खर्चा हो चुका अपनी पपीता? देखिए मैं अगर यूं मानो तो 1.5 लाख खर्चा मेरा अब तक हो चुका है पपीता में ना। अब से पहले? जी जी। पपीता में एक मुख्य समस्या और आती है, पाले से पेड़ खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। पाले से किसान भाई कैसे बचा सकते? देखो पाले में तो आप इनको अगर कवर कर पाए किसी भी चीज से, तो गंदा का स्प्रे वगैरह तो बहुत कारगर मुझे नजर आया नहीं, पर अगर जैसा लोन वोन का जो कपड़ा आता है जब देखते हैं, जो उससे अगर आप कवर कर पाए तो शायद बेहतर बचाव मिल पाएगा। लेकिन सर आपके फार्म पे किसी तरह का आपने कपड़ा भी नहीं लगा रखा, फिर किस तरह से बचाते हो? अभी पाला गिरा नहीं है। अच्छा, जब पाला गिरेगा तो उसकी व्यवस्था कीजिए। गत वर्ष की फोटोज में आपको दिखाऊंगा, हमने कपड़ा लगा के इनको बचाया था। तो इस बार भी कपड़ा लगाएंगे आप? बिल्कुल जी। तो सर जी, अगर मान लो कोई नया किसान भाई इस फील्ड में आता है तो मुख्य चीजें क्या बताना चाहेंगे कि इस चीज का ध्यान पहले ही कर ले ताकि उनको कोई समस्या ना हो? मैंने कहा ना, कम भराव वाले पानी क्षेत्रों में करो, कम पानी फसल है, तने के आसपास पानी उसमें कम लगना चाहिए, और जो है आप निरंतर उस पर घूमते रहे खेतों में तो आपको अपनी बीमारी पता लग जाती है। उस बीमारी का समय पर आप उपचार निदान करते रहिए। और खर्चा जो होगा अपना एक बार ही होगा इसमें? खर्चा तो देखो सब जो श्रम है और दवाइयाँ, उनका खर्चा तो निरंतर होता ही है। लेकिन जो मोटा खर्चा एक बार ही होता है, छोटा मोटा खर्चा होता है वो बहुत भारी पड़ता नहीं है आपको। लेकिन 2 एकड़ से क्या उम्मीद लगा सकते हैं पूरे जीवन काल में कितना उत्पादन ले पाएंगे? हम लोग एक पेड़ से 80 किलो का उत्पादन लेते हैं, हम 60 किलो उत्पादन पकड़ लीजिए और 80 छोड़िए 50 पकड़िए तो 1500 एक पेड़ बिकता है और 15 9 लाख 60 हजार का आप उत्पादन आराम से ले सकते हैं आराम से। जी। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। आप जो है किसानों के लिए निरंतर रूप से प्रेरित समर्पित है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।